हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे टी रेशो एंड टी रेशो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं जो यूनिट 1 में पढ़ा था। और इससे पहले हमने जो पढ़ा कि स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या क्या होते हैं। अब आगे ये और क्लैरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं कि सपोज हमारे पास 100 लोगों का सैंपल है, 100 सैंपल ऑफ इक्वल साइज एंड से n इज इक्वल टू 500, सॉरी, तो मतलब 500 लोगों का सैंपल है और ऐसे 100 सैंपल हैं। मतलब आपकी एक पेरेंट पॉपुलेशन है जिसमें से आपने 100 सैंपल निकाले हैं और हर एक सैंपल में आपके 500 लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसे 100 सैंपल है हमारे पास जिसमें हर एक में 500 लोग हैं। एंड वी कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द स्कोर ऑफ अ ट्रेट, और इन सब का हमने कोई ट्रेट मेजर किया और इन सब की मीन वैल्यू निकाली, M1 M2 ऐसे करके। तो इस ग्रुप की M1 हो गई, इस ग्रुप की M2 हो गई, इस ग्रुप की M3 हो गई, ऐसे 100 सैंपल की हमने मीन वैल्यूज निकाल ली। तो हमारे पास 100 मीन्स आ गए हर एक के, मतलब निकालते निकालते 100 लोगों के निकाले हैं, 100 सैंपल के निकाले हैं, तो हमारे पास 100 मीन्स आ गए हैं। ऑफ कोर्स ऑल दीज सैंपल्स विल नॉट बी अलाइक, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि हर एक सैंपल जो है वो अलग होता है। सम में हैव कंपेरेबली लार्ज वैल्यूज एंड सम में हैव स्मॉल, तो किसी में वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी, किसी में वैल्यूज कम होगी। और इनका अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, सो वी विल ऑब्टेन अ कर्व दैट विल बी अ बेल शेप्ड कर्व, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज और सैंपल स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट विच इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड स्कोर फॉर्मूला इज दिस। स्टैंडर्ड स्कोर मतलब आपका जी स्कोर। तो जी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, ये हम पिछले यूनिट 1 में बहुत बार यूज भी कर चुके हैं, जिसमें हम आपके रॉ स्कोर को मीन से माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो एक जी स्कोर हमें स्टैंडर्ड स्कोर मिल जाता है। बट इस केस में अब ये फॉर्मूला बदल के बन जाएगा ये। अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसको नाम अलग अलग दे दिए हैं। टी जो है आपका जी की जगह टी आ गया, क्योंकि जी टेबल नहीं देख रहे हैं, टी टेबल देख रहे हैं, तो जी की जगह टी आ गया है। एक्स की जगह आपका एक सैंपल का मीन आ गया है, एक सैंपल का मीन, जैसे सपोज M1 एक सैंपल का मीन आ गया है, 100 सैंपल में से किसी एक सैंपल का मीन आ गया है। उसमें से माइनस क्या किया है, पॉपुलेशन का मीन माइनस किया है। पहले भी हम ऐसे करते थे, रॉ मीन में से हम पॉपुलेशन मीन माइनस करते थे, इसी तरीके से करते थे। तो हम एक्स की जगह आपका आ गया है मीन सैंपल का, दूसरा आपका पॉपुलेशन का मीन आ गया है जो ये माइनस कर रहे हैं, और नीचे आपकी स्टैंडर्ड एरर वाला SEM। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स नीचे डिवाइड हो रही है, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन थी। फॉर्मूला सेम है, बस नाम बदल गए हैं। तो M क्या है, मीन ऑफ स्पेसिफिक सैंपल मेजर। MPOP और MPOP इज द पैरामीटर मीन, जो आपका पॉपुलेशन का मीन है। SE क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही होती है। एक्चुअली T इज डिफाइंड एज वी हैव डिफाइंड Z, it is the ratio of deviation from the mean or other parameter in a distribution of sample statistics to the standard error। तो t रेशो क्या है, किसकी रेशो है, जो हमारी डेविएशन आ रही है मीन की पॉपुलेशन मीन से, पैरामीटर से जो सैंपल मीन की डेविएशन आ रही है उसकी रेशो है स्टैंडर्ड एरर से। तो अब इन दोनों चीज़ों की जब रेशो निकालते हैं तो उसको टी रेशो कहते हैं। टी रेशो किसे कैसे कहते हैं, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस की जब हम रेशो निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर से, तो उसको हम टी रेशो कहते हैं। अब जी स्कोर और टी में क्या फर्क है, टू डिस्टिंग्विश जी स्कोर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज टी विच इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स टी। ये आपको बहुत बार स्टूडेंट्स टी करके भी मिलेगा, जो आपका टी रेशो है। अब ये स्टूडेंट्स टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसको टी रेशो को डिस्कवर किया था वो एक इंग्लिश स्टैटिस्टिशियंस थे जिनका नाम था W.S. गॉसेट। और इनका जो पेन नेम था, पेट नेम, पेन नेम, जो मतलब यूजुअली लोग अपने राइटिंग में आर्टिकल में नाम डालते हैं, वो था स्टूडेंट। तो इसलिए ये जो टी रेशो था इसका नाम स्टूडेंट्स टी बन गया, मतलब ये उनका ढूंढा हुआ टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम पड़ गया।
As the t ratio is the standard score like z score with mean 0, the standard deviation plus minus 1, therefore the t ratio is a deviation of sample mean from population mean. तो t ratio का क्या मतलब है कि आपका जो सैंपल मीन है वो आपके पॉपुलेशन मीन से कितना डेविएंट है, कितना दूर है, उसको हम टी रेशो कहते हैं। और ये भी जी स्कोर की तरह एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है, इसलिए इसका मीन भी 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 1 होती है। इफ दिस डेविएशन इज लार्ज द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स मीन इज नॉट रिलायबल। अगर ये डेविएशन ज़्यादा आती है तो ऑब्वियसली आपका जो सैम्पल का जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलायबल नहीं है। अगर ये डेविएशन कम आती है तो आपका जो आया है सैम्पल का जो स्टैटिस्टिक्स आया है वो टोटली रिलायबल है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जी स्कोर कब यूज़ करते हैं और टी स्कोर कब यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें बहुत हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि अगर हमारा सैम्पल साइज 30 से छोटा है, अगर हमारा सैम्पल साइज इज लेस देन 30, तो हम टी स्कोर का यूज़ करते हैं। छोटा सैम्पल साइज है अगर टी स्कोर का, और हमें अपने पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, दोनों केसेस में हम टी स्कोर का यूज़ करेंगे। जी स्कोर यूज़ ज़्यादातर तब होता है जब हमारा सैम्पल साइज बड़ा है और हमें ये भी पता है कि हमारे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो मोस्टली क्या है, हमें अपने पॉपुलेशन की अगर रियलिटी की बात करें तो हमें यूजुअली अपने पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होती और हमारा सैम्पल साइज भी मोस्टली छोटा ही होता है। तो ज़्यादातर टी स्कोर का ही यूज़ किया जाता है जब हम एकदम मतलब रियल लाइफ की बात करें, जब हम एक्चुअली में करते हैं रिसर्च, तो टी स्कोर ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि हमारे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है और हमारा सैम्पल साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये इस टेबल की बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हम जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख रहे थे वैसे ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालनी पड़ती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हमेशा n-1। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 100-1, दैट इज 99। और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी हुई हैं तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। और इसके अलावा ये आपके प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं या जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो हम यूजुअली क्या लेते हैं, 0.05 या 0.01 लेते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया हुआ है कि 26 आपका सब्जेक्ट्स है, n आपका 26 है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 25 हो जाएगा। तो हम कितने लेवल पे देख रहे हैं, 0.05 लेवल पे देख रहे हैं। तो 25 यानी कि इस वाली रो में अगर हम देखें 25 के आगे तो लिखा हुआ है 2.06, दिस इज 2.06। तो 2.06 आपकी यहाँ वैल्यू आ जाती है एंड इट मीन्स दैट 5। अब इसका क्या मतलब है, 0.05 का क्या मतलब होता है कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो उसमें 100 में से 5 बार ऐसा चांस है कि वो हमारी लिमिट से कम या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हमारी जो ये लिमिट है 2.05 की, 2.05 जो हमारी वैल्यू आ रही है विच इज़ यहाँ और यहाँ होगी, ठीक है, उससे ये ज़्यादा या कम होगी तो वो हमारा जो रिजल्ट है वो उस टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द सैम्पल मीन। स्टैंडर्ड एरर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये उसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी एक इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पे आपका सैम्पल 225 बॉयज़ का है जो कि एज ग्रुप है 15+15+ साल, मतलब 15 से थोड़े से बड़े हैं बच्चे, 15 साल या उससे ऊपर के हैं। तो उनका नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि n आपका 225 है और इनका मीन ये कह रहे हैं, इसका टेस्ट इन्होंने जो लिया था रीजनिंग का टेस्ट लिया था बच्चों का, इनका जो मीन आ रहा है वो 40 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आई है 12।
अब ये सैम्पल साइज, इसका स्टैंडर्ड एरर कितना है, हमारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है और नीचे हमने अंडर रूट ऑफ n लिखना है। तो ये जब इन्होंने करा सॉल्व तो इनका आया 0.80, ये हमारी स्टैंडर्ड एरर है। तो कीपिंग इन माइंड द लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, that is if we draw 100 sample, each sample has 225 units from a large population of boys, we will have 100 sample mean falling into a normal distribution। अब रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करना है ये वो समझा रहे हैं कि मान लो हमने 100 सैंपल ऐसे लिए और हर एक सैंपल में 225 बॉयज थे, मतलब आपके पूरे 100 सैंपल ऐसे थे जिसमें 225 225 225 बॉयज थे, ठीक है। और उसका आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना, क्योंकि वो बनना ही चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज पर दी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया, ऊपर टेबल में 0.05 लिया था, यहाँ पे हमने 0.05 लेवल लिया है। यही हम मान के चलेंगे कि हम 0.05 ही लेंगे पहले, जब तक स्पेशली बोला ना गया हो कि हमें 0.01 लेना है। तो 0.05 लिया, जिसका मतलब 95% केसेस में सैंपल मीन विल लाई विद इन द रेंज। तो इसका मतलब ये जो हमारी 0.05 की रेंज होती है ना 1.96, उसमें 95% ऑफ द टाइम सैंपल रेंज के अंदर ही आएगा, मतलब एक्सेप्टेंस रेंज में आएगा। सिर्फ 5% केसेस में चांस होगा कि वो हमारी रेंज के बाहर चला जाएगा लेफ्ट या राइट साइड में, तो हमें अपने रिजल्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको इन्होंने एक नॉर्मल ग्राफ और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस दिखाई हुई हैं, जो कि अब हमें पता है। और आपका जो 95% मैं बोल रही हूँ वो ये चीज़ है, यहाँ पे आपका 95% और यहाँ पे 99%, इस तरीके से हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे फिगर से ये क्या एविडेंट है, कह रहे हैं फिगर से एविडेंट है कि आपका जो मीन 40 है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, वो आपके एक्सेप्टेबल लिमिट में आ रहा है, और आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। देर आर ओनली 5% चांसेस, 5% चांसेस हैं, इसका मतलब कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो इन सिंपलेस्ट टर्म वी कैन से दैट 95% प्रोबेबिलिटी, द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज 1.57। 1.5 कैसे आया है, जो आपकी 1.96 जो वैल्यू होती है जब हम लेते हैं 95%, आप जब प्रोबेबिलिटी लेते हो तो आपकी जो वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, और उसको इन्होंने स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई किया है, जो हमारी 0.80 आ रही थी यहाँ पे। ये जो स्टैंडर्ड एरर हमारी निकल के आई थी फॉर्मूले से, उसको इन्होंने 1.96 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका जो टी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.57, ये वैल्यू आ रही है। और हमारी टेबल वाली वैल्यू कितनी होती है, 1.96 होती है 0.05 पे। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, अगर हम 0.05 का लेते हैं 0.05, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है आपके इन्फिनिटी पे, दिस इज़ 1.96, और जो अगर हम 0.01 की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वैल्यू होती है 2.58। तो उसी वैल्यू को इन्होंने स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई किया, तो इनकी आ रही थी 1.57। अब 1.57 क्या है, विद इन लिमिट है, क्योंकि ये छोटी है, 1.96 से छोटी है, लेस देन हमारे वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है। तो इसका मतलब जो हमारा जो सैंपल है वो एक्सेप्टेंस लिमिट में ही आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना है, 2 to 4 है। क्यों है, क्योंकि 2 to 5 हमारा वो था, n था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1 होती है 2 to 4। सो अगर हम इतने लेवल पे कॉन्फिडेंस लेवल पे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 to 4 को, तो हमारी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, एक और एग्जांपल से हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज 225 की जगह पे अब हमारा जो सैंपल यूनिट है वो 625 है, बाकी सब सेम है। तो n 625 हो गया, मीन तो 40 था ही, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 थी, स्टैंडर्ड एरर हमने निकाली तो 12/625 कर दिया, तो हमारा 0.48 आ गया।
0.48 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने अगेन 1.96 से किया, क्योंकि हम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल लेके ही चल रहे हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा है तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 0.94, जो अगेन 1.96 से छोटी है, मच लेस देन वैल्यू ऑफ टेबल वैल्यू ऑफ 1.96 से छोटी है। सो देयरफॉर द ऑब्टेन्ड सैंपल मीन इज रिलायबल। मगर अगेन हमारा जो वो है मीन आया है या हमारा रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट है, रिलायबल है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो आगे चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है, मैं कोशिश करूँगी आपको थोड़ा बहुत इसमें ज़रूर समझा दूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, द एक्सप्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एब्रिविएटेड फ्रॉम द फुल एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम टू वेरी। इसका जो पूरा नाम है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम टू वेरी। वेरी मतलब बदलने की कितनी फ्रीडम है। जैसे स्पेस की अगर ये बात करें, थ्योरेटिकली आपको समझा रहे हैं कि स्पेस में एक पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम होती है। तो उसमें जो फ्रीडम होती है वो अनलिमिटेड होती है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की। ओके लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम होती है। अ स्ट्रेट लाइन ओनली हैज़ वन फ्रीडम टू मूव ऑन अ लाइन दैट इज फ्री टू मूव इन वन डायमेंशन ओनली। तो ये जो लाइन है इसको एक ही डायमेंशन में बढ़ने की फ्रीडम है। अ पॉइंट ऑन अ 3 डायमेंशन स्पेस हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मूव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मूव। अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर ये 3 डायमेंशन में ये पॉइंट होगा तो इसके पास 3 डायमेंशंस होंगी एक्स वाई और जेड, कि वो तीन डायमेंशंस में मूव कर सकता है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर चीज़ को मूव करने की कितनी फ्रीडम होती है, अपने आप को चेंज करने की, बदलने की कितनी फ्रीडम होती है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और ये एक तरीके से एसोसिएटेड है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हम कितनी रिस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज कर रहे हैं कि वो अपने आप को चेंज ना करे। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन्फ्रेंशियल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करने की। When a sample statistics is used to estimate a parameter, the number of degrees of freedom depend on the number of restrictions placed on the scores. Each restriction reducing 1 degree of freedom. जितनी restrictions हम लगाते हैं स्कोर को चेंज होने में उतना हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। जैसे हम n-1 लेते हैं, n-2 लेते हैं कभी कभी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास 4 नंबर हैं 4, 5, 8 एंड 3, और इन सब का टोटल आता है 20 जो कि फिक्स है, ठीक है, विच इज फिक्स्ड। Here we have restricted freedom to get a sum of 20। अब हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है कि हमें सम हमेशा 20 ही लेके आना है। ओके तो देखो पहली वैल्यू में क्या है, 6 + 6 + 9 है जो कि ऑलरेडी 21 बन रहा है, लेकिन हमें 20 लेके आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे -1, तो ये 20 आ जाएगा। ऐसे ही 2 + 7 + 10 है, तो 2 + 7 इज योर 9 + 10, तो 20 हो गया, ये आपका 19 हो गया। अब इसमें हम 1 करेंगे +1 तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला 6 + 7 + 5 है जो कि आपका 18 बनता है, और इसमें हम +2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड मतलब हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ -1 +1 +2 ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें 20 ही लेके आना है। ऐसे ही जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही लूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें अपना फिक्स्ड सम लेके आना है। तो देयरफॉर वी हैव n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है हमारी स्कोर्स की, उसमें एक तो यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, और जब हम कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, r निकालते हैं, तब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है n-2। तो इसमें कह रहे हैं वैसे तो फिक्स नहीं है कि n-1 ही होगी, या आप ये नहीं कह सकते n-2 ही होगी, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। पर यूजुअली
हम आपके जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं n-1, और जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था r तो उसमें हमने ली थी n-2। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर इम्पोज करते हो कि वो वेरी ना हो इतना ज़्यादा जितना आपका रिजल्ट ख़राब हो जाए। तो इस केस में सैम्पल साइज भी बोल रहे हैं कि जब बहुत लार्ज यूज़ होता है तो इसलिए n-1 से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली जाती है। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ है, बट थ्योरेटिकली और भी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको समझेंगे। बेसिकली आपको ये यहाँ पे से समझना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को कितनी फ्रीडम होती है बदलने की एक जगह पे, और उसके ऊपर हम कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब इसके बाद फिर से आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि जब हमारा सैम्पल साइज 30 से छोटा है, जो कि यूजुअली हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा ही था कि सैम्पल साइज 30 से छोटा ही होता है, तो उस केस में जो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का वो थोड़ा बदल जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n की जगह n-1 हो जाता है। तो जब भी हमारा सैम्पल साइज छोटा है, या मोस्टली जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें सैम्पल साइज छोटा ही होता है, तो हम अपना फॉर्मूला बदल के n की जगह n-1 यूज़ करेंगे। इसलिए हमने जो पिछले कुछ यूनिट्स में पिछले जो ब्लॉक पढ़े थे उसमें हमने जब ये फॉर्मूला यूज़ किया था तो हमने n-1 किया था। एक फॉर्मूला इन्होंने एक यूज़ करके आपको दिखाया हुआ है कि 17 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनका मीन 58 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। तो इसका स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। अब सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपके नंबर ऑफ सैंपल से, जो कि कितना था हमारा? 17 था। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर 2 आया है। अब ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे n-1 यानी कि 17 - 1 विच इज़ 16 है, और इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल लिया है 0.01 का, जिसमें हमारी टी टेबल में वैल्यू आ रही है 2.92। यहाँ पे एक इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, इसलिए रिजल्ट इंटरप्रिटेशन गड़बड़ आया है। इन्होंने 2 से वैल्यू को कंपेयर कर दिया है, जबकि ये स्टैंडर्ड एरर है, ये टी वैल्यू नहीं है। तो हमें 2 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने टी वैल्यू की, जो 0.01 लेवल पे होती है। 0.01 लेवल पे कितनी होती है? 2.58 होती है। तो हम स्टैंडर्ड एरर को 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.16। तो हमारी जो ऑब्टेन्ड टी वैल्यू है, ऑब्टेन्ड यानी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, वो एक्चुअली कितनी है? 5.16 है, 2 नहीं है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, गलती करी हुई है। और जब हम टेबल में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 की जो आएगी 2.92 आएगी। तो टेबल की वैल्यू जो है वो है, टेबल वैल्यू जो है वो है 2.92, और हमारी वैल्यू है 5.16 जो कि टेबल की वैल्यू से बड़ी है। तो दैट मीन्स अब हमारी जो वैल्यू है वो लिमिट से बाहर जा रही है, टेबल वैल्यू की लिमिट से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वैल्यू रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ ये आंसर गलत हो रहा है क्योंकि इन्होंने 2 से कंपेयर कर दिया है, जो कि स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड एरर से नहीं करना है, आपको पहले उसको टी में चेंज करना है, आपकी टी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के जो वैल्यू टेबल से आएगी, जो कि 2.92 आ रहा है, उससे इसको कंपेयर करना है। तो टेबल की टी वैल्यू 2.92 है, आपकी टी वैल्यू 5.516 है, जो कि बहुत बड़ी है आपकी टेबल वैल्यू से, लिमिट से बाहर जा रही है आपकी वैल्यू से। इसका मतलब आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये एक्चुअली में है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। आप इसको मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।